सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा मैदान में आयोजित एनसीसी पीएम रैली कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। करियप्पा मैदान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बाद में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अब आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली स्थित करियप्पा मैदान, जहां एनसीसी का कार्यक्रम चल रहा है। सामूहिक कृतज्ञता का जब कर लिया है उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और इसके ठीक पीछे 3 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की कैडेट नेहा एनसीसी के गौरवशाली ध्वज के साथ। उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन के आसमान कम है। देश की बेटी, देश का गौरव, खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है। Coming now before us, the first of the tableaus. The first tableau is a training tableau. Training, ladies and gentlemen, is the bedrock on which all military and non-military activities are based. In the National Cadet Corps, training aims at instilling qualities of discipline in cadets and takes the form of exposure to military activities, वायु विचरण करते उन्नत विमान और हैरत अंगेज कारनामों के बाद अब बारी है एनसीसी और उससे संबंधित झांकियों की। सलामी मंच के सामने पहली झांकी, जो प्रशिक्षण के अलग अलग सिलसिले को दर्शा रही है और खास तौर पर सैन्य और गैर सैन्य गतिविधियां जो एनसीसी कैडेट्स जिन्हें अंजाम देते हैं उन्हें यहां परिलक्षित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है इस झांकी में। इन कैडेट्स को तैयार करने में प्रशिक्षकों का भी विशेष योगदान होता है। इस झांकी में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनसीसी के इन युवा कैडेट्स को राष्ट्रीय कैडेट कोर एक मजबूत व्यक्तित्व में प्रवीण कर सकता है। कैडेट्स को ड्रिल, हथियारों का प्रशिक्षण, फायरिंग, मैप रीडिंग और शारीरिक अनेकों प्रकार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए मध्य एशिया का क्षेत्र एक संगठित और स्थिर पड़ोस के नजरिए से बहुत अहमियत रखता है। पिछले 3 दशकों में भारत ने अपने इन सहयोगी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कई सफलताएं अर्जित की हैं। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में कल श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भारत चिंतित है। जारी हुआ, सभी नेताओं ने दुनिया को आतंक से मुक्त करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारत और मध्य एशिया के बीच आपसी सहयोग पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए मध्य एशिया का क्षेत्र एक संगठित और स्थिर पड़ोस के नजरिए से काफी अहमियत रखता है। पिछले 3 दशकों में भारत ने अपने इन सहयोगी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कई सफलताएं अर्जित की हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भारत चिंतित है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,51,200 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 3,47,443 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। सामने आए हैं। वहीं 3,47,443 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल 21,05,611 कुल सक्रिय मामले हैं। वहीं रिकवरी रेट 93.60% है। इधर झारखंड में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 892 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,719 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,076 रह गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.91% हो गई है। हालांकि कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा चिंताजनक है। जनवरी महीने में अब तक 141 लोगों की मौत कोरोना से हुई है।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में अब तक 164 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 57 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने में किए जा रहे उपायों तथा जन स्वास्थ्य तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना की मौजूदा स्थिति और वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों, तैयारियों और उपायों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराएंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर क्षेत्र से आए सुझावों को आगामी वित्तीय वर्ष में शामिल करने को कहा है। उन्होंने कल वित्त विभाग द्वारा अब हमर अपन बजट पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम परामर्शों को बजट में समाहित करने की तैयारी है। प्राकृतिक संसाधन में राज्य अव्वल है, लेकिन आर्थिक संसाधनों में कमजोर है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल से झारखंड को भी गुजरना पड़ा। यही वजह है कि वर्तमान परिस्थिति में लोगों के नजरिए और विचारों को जानने का प्रयास किया जा रहा है ताकि राज्य को बेहतर दिशा दी जा सके। अंदर से, राज्य के बाहर से, विभिन्न बुद्धिजीवी वर्गों से, अर्थशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये हमने जानने का प्रयास किया है कि हम किस दिशा में आगे राज्य को ले चलें। आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। हम उन सभी बातों को जो आपने हमें सुझाव के रूप में दिया है, उन बातों को समाहित करते हुए अगले बजट का रूपरेखा तैयार हम करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 का पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगा। सांसदों और जनता तक बजट दस्तावेज निर्बाध रूप से पहुंचाने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। होंगे जिसमें बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है, अनुदान की मांगें आदि शामिल रहेंगी। ये मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। ऐप को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम जिले से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चक्रधरपुर के एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिले के टोकलो थाना क्षेत्र से इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। जैसा कि हमें सूचना मिली है कि सुलेमान कंडील जो है पहले भी माओवादियों को सामान पहुंचाना, खाने का सामान पहुंचाना, उनके यूज करने वाला और भी सामान, कपड़े, मोबाइल, ये सब पहुंचाने का काम भी करता था। तो उनका एक सक्रिय सदस्य है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता है जिसको पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी, वो इस छापामारी के दौरान हमने मिल गया। उधर गिरिडीह जिले की पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। डुमरी के एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि नक्सली प्रतिरोध सप्ताह के दौरान पिछले दिनों डुमरी थाना के लुरंगो में बड़े पुल को क्षतिग्रस्त करने, खुखरा और मधुबन थाना क्षेत्र में 2 मोबाइल टावर को विस्फोट कर क्षतिग्रस्त करने के मामले में इन नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। माओवादी द्वारा घोषित प्रतिरोध सप्ताह बंदी को लेकर जो 21 से लेकर 27 दिनांक 22 तारीख को नुरंगो डुमरी थाना अंतर्गत बराकर पुल को
नक्सली संगठन के द्वारा उड़ाया गया। उस दौरान जो है, जिसके संदर्भ में डुमरी थाना कांड संख्या 17/22 दर्ज किया गया और एएसपी साहब के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। और एशिया कप महिला हॉकी के फाइनल में आज दक्षिण कोरिया का मुकाबला जापान से होगा। वहीं आज ही तीसरे और चौथे स्थान के लिए भारत का मुकाबला चीन से होगा। भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में कोरिया के हाथों 3-2 से हार का मुंह देखना पड़ा था। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत ने अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी। टीम ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 9-0 से हराया था। हालांकि अगले मैच में टीम को एशियन गेम्स की विजेता टीम जापान के हाथों 2-0 से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि इसके बाद टीम ने वापसी करते हुए अपने से कम रैंक सिंगापुर को 9-1 से हराया था। भारतीय टीम को अगले कुछ महीनों में बड़े टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेना है। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व कप इनमें शामिल है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने और मौसम साफ होने के बाद राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रांची में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में शीतलहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग के अनुसार 1 फरवरी से ठंड में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गणतंत्र दिवस पर रांची में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल रमेश बैस के समक्ष राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं एवं विभिन्न सामाजिक विषयों पर झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इसमें वन पर्यावरण विभाग की झांकी प्रथम, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी द्वितीय एवं ग्रामीण विकास विभाग की झांकी तृतीय स्थान पर रही। साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान रिहायशी इलाके, सड़क से 100 मीटर के दायरे आदि में स्थापित किए गए क्रशर प्लांट के ऊपर की गई कार्यवाही तथा अभी तक सील किए गए क्रशर प्लांट की समीक्षा की गई। गढ़वा पुलिस द्वारा ठगी के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्त अपने आप को रांची का पदाधिकारी बता रहे थे तथा खंडों एवं पंचायतों में जाकर डरा धमकाकर पैसे की ठगी कर रहे थे। इनके पास से 2 मोबाइल, 1 कार तथा अन्य सामान बरामद किया गया। गिरिडीह जिले की पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। डुमरी के एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि इन नक्सलियों की संलिप्तता प्रतिरोध सप्ताह के दौरान डुमरी थाना के लुरंगों में बड़े पुल को क्षतिग्रस्त करने, खुखरा और मधुबन थाना क्षेत्र में 2 मोबाइल टावर को विस्फोट कर क्षतिग्रस्त करने में शामिल है। रांची के मोरहाबादी मैदान के पास हुई गोलीबारी में अपराधियों ने एक कार पर गोलियां बरसाई, जिसमें एक अपराधी गिरोह के सरगना की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। गोड्डा जिले के नगर के पास रेलवे पटरी पर कूदकर एक 14 वर्षीय किशोर ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की जांच की जा रही है। मृतक किशोर की पहचान गोड्डा के रामनगर मोहल्ले के निवासी के रूप में किया गया। लोहरदगा में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 7 युवकों को हिरासत में लिया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के कुजरा गांव की है। पीड़ित युवती के परिजनों ने 27 जनवरी को लोहरदगा महिला थाना में अज्ञात युवकों के खिलाफ कांड प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पलामू समाहरणालय के सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा विभाग अंतर्गत छात्रवृत्ति, पोशाक और पाठ्य पुस्तक वितरण, ई-विद्या वाहिनी सहित झारखंड शिक्षा परियोजना और विभिन्न परियोजनाओं की करते हुए उपायुक्त शशि रंजन ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने साई स्पोर्ट्स सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग प्राप्त हो रहा है। युवा व प्रतिभावान खिलाड़ियों को यहां प्रशिक्षण मिल रहा है। तत्कालीन खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यहां हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगाने की स्वीकृति दी, जिसका निर्माण जारी है। हौसले बुलंद हो तो लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं होता है। यह साबित किया है रांची के एक दिव्यांग पशुपालक बबलू उरांव ने। पेश है एक रिपोर्ट। दिव्यांग होने के बावजूद बबलू उरांव शारीरिक रूप से सक्षम युवाओं से किसी भी मायने में कम नहीं है। वे कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई
नौकरी की तलाश में दर दर भटकने की बजाय युवाओं को खुद का काम शुरू करना चाहिए। रोजगार किया जाए कि मेरा बाल बच्चा मेरा भरण पोषण हो, तो दिमाग में आया कि बत्तख पालन मुर्गी पालन करें। और बत्तख में मेरा 2-3 वैरायटी का है, वाइट पैकिंग है सफ़ेद बत्तख, फिर खाकी कैमल है और इंडिया रनर है, और मुर्गा में कड़कनाथ और देसी मुर्गी और असील मुर्गी सब रख रहे हैं। और अभी मछली पालने के लिए भी सोच रहे हैं, बनाएंगे, और 4-5 सूअर भी रख रखे हैं। अभी जैसे इतना आबादी बढ़ गया है तो सबको तो सरकार नौकरी नहीं देगा, इसीलिए नया नया लड़का लोग को बोलेंगे कि नौकरी का चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा जैसे अपना अपना ज़मीन जगह है तो उसमें मेरा जैसा कुछ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, सूअर पालन, इस सब करके भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। बबलू उरांव की सफलता के पीछे उनकी जीवन संगिनी का भी भरपूर सहयोग रहा है। सीमा उरांव घर के कामकाज और बेटियों की पढ़ाई कराने के बाद समय निकालकर फार्म हाउस में पति का साथ देती हैं। बत्तख पालते हैं और मुर्गी पालते हैं और उन लोग को देखभाल करते हैं, खाना उना देने में मदद करते हैं, और मुर्गी सबको खाना पानी दाना उना देते हैं, और मेरा पति इसी से गुजारा चलता है, इसी से बाल बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, घर का खर्चा पूरा निकल जाता है इसी से। बबलू उरांव सिर्फ कुक्कुट पालन ही नहीं करते बल्कि छोटे स्तर पर बागवानी भी करते हैं। इन्हें देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शारीरिक कमजोरी मंजिल तक पहुंचने में कभी रुकावट नहीं हो सकती है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आंशिक फेरबदल किया गया है। 30 जनवरी को यह इस बार 11 बजे की बजाय 11:30 बजे से सुना और देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करेंगे, जिसके बाद मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आम लोग आज तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और राष्ट्रवादी फिल्म निर्माता सोहराब मोदी के बारे में। वतन परस्तों की ये बस्ती है। आज की कड़ी में हम पंजाब केसरी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक लाला लाजपत राय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। सर कटाते हैं जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय वे लाल बाल पाल की तिकड़ी के सदस्यों में से एक थे। इस तिकड़ी के अन्य सदस्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तीनों ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद मुखर राष्ट्रवाद की नींव रखी और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बनाने और भारतीय वस्तुओं तथा संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने में यद्यपि दो महान राष्ट्रीय नेताओं महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय का दर्शन अलग अलग था, लेकिन दोनों में एक दूसरे के लिए बेहद सम्मान था। यंग इंडिया में प्रकाशित महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में लाला लाजपत राय ने लिखा था, हालांकि मैं आपकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके निष्कर्षों से काफी हद तक सहमत हूं कि हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं
भारत में जबरन क्रांति लाने के प्रयासों की निरर्थकता के बारे में अधिक आश्वस्त नहीं था। गुप्त प्रचार और गुप्त समाज का अंत दीर्घ काल में इसमें भाग लेने वालों के नैतिक पतन के रूप में होता है। मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र स्वतंत्रता का हकदार नहीं है या वो इसे हासिल नहीं कर सकेगा जो इसके लिए मुश्किल स्थितियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मेरा मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कष्ट उठाने से है और इसकी कमी के लिए नहीं है। 18 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु से महात्मा गांधी बहुत व्यथित थे। नवंबर 1928 के यंग इंडिया संस्करण में उन्होंने लिखा, लाला जी जैसे लोग तब तक नहीं मर सकते जब तक भारतीय आकाश में सूरज चमकता है। लाला जी का मतलब एक संस्था है। युवावस्था से ही उन्होंने अपने देश की सेवा को धर्म बना लिया। उनका राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय था, इसलिए यूरोपीय दिमाग पर उनकी पकड़ थी। यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में उनके मित्र थे। वे लाला जी से प्यार करते थे क्योंकि वे उन्हें समझते थे। एक भी जन आंदोलन के बारे में सोचना असंभव है जिसमें लाला जी नहीं पाए गए। सेवा के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, उन्होंने वंचित वर्गों से मित्रता की, गरीबी जहाँ कहीं भी पाई उस ओर ध्यान दिया। वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति में निडर थे। उनका जीवन एक खुली किताब थी। उनकी अत्यधिक स्पष्टता अक्सर उनके दोस्तों को शर्मिंदा करती थी और उनके आलोचकों को भ्रमित करती थी, लेकिन वे अपूरणीय थे। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी फिल्म निर्माता सोहराब मोदी को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 28 जनवरी 1984 को हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीयों को सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति प्रेरित किया। सोहराब मोदी ने अपने फिल्म सिकंदर के माध्यम से देशभक्त की भावना और राष्ट्रीय भावना को जगाया। ये फिल्म राष्ट्र में तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल पर आधारित थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और गांधी जी के सविनय अवज्ञा के आह्वान के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली थी। इस फिल्म को बॉम्बे सेंसर बोर्ड से स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन बाद में इसे सेना की छावनियों के कुछ थिएटरों में प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रवाद के लिए फिल्म की अपील इतनी महान और प्रत्यक्ष थी कि वर्षों तक लोकप्रिय रही। इस राष्ट्रवादी फिल्म निर्माता को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। रांची के एक युवक ने सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज न सिर्फ ये करोड़ों में कारोबार कर रहे हैं, बल्कि 400 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि कयामत से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यह शेर अतुल शौर्य पर सटीक बैठती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद आज से 4 साल पहले रांची के इस युवक ने सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कदम रखा। अपनी मेहनत और लगन से आज ये सफलता की बुलंदी पर हैं। अतुल ने अब तक 16 से अधिक प्रोजेक्ट को पूरा किया है और करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक के 18 प्रोजेक्ट पर इनका काम चल रहा है। अतुल का व्यापार आज झारखंड ही नहीं बल्कि ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में चल रहा है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10 करोड़ से भी ज़्यादा का काम हमारे पास है, जो कि झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कुछ बिहार के साउदर्न पार्ट में भी, जैसे राजगीर का भी जो मछली घर है वो अभी हम लोग बना रहे हैं। हमारी कंपनी ही उसे क्रिएट कर रही है कंप्लीट टेराकोटा थीम में। तो ऐसे अलग अलग कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो आज हमारे हाथ में है। अतुल ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से नैनो टेक्नोलॉजी में एम.टेक किया, जिसके बाद शिल्पकारी के नाम से अपनी कंपनी बनाई और प्रधानमंत्री के स्टार्टअप इंडिया मुहिम हिस्सा बने। आज वे अपने शिल्पकारी के माध्यम से झारखंड की परंपरागत शिल्प कला को देश और दुनिया में पहचान दिला रहे हैं।
हमारे नए जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी सर, उनके आने के बाद उन्होंने लोगों से, यूथ से, जैसे हम बोलते हैं भारत युवाओं का देश है, तो युवा से जब आह्वान किया कि आप जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनिए, तब इसके बाद हमने भी सोचा कि क्यों ना कुछ अपना शुरू किया जाए। अतुल ने अपने लिए कारीगरों को ढूंढने में भी होशियारी दिखाई और वैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जिनके शरीर में ही ये पुश्तैनी कलाएं लहू बनकर दौड़ रही हैं। कारीगरों को इस बात की तसल्ली और गुमान है कि उन्हें बाप दादे के विरासत को आगे बढ़ाने का फिर से एक मौका मिल रहा है। ये सब से हम लोग को पिताजी माँ ये सब बनाते थे घर में, तो ये सब बिक्री अगर नहीं होने लगा तो एक शिल्पकारी का कंपनी का गया, तो उधर ही लड़का खोजने के लिए, तो लड़का में से हम लोग 4-5 को मिल के आए हैं। इस शिल्पकारी में कंपनी में हम लोग जुड़े हुए हैं। हमको अच्छा लगा है कि जो हम लोग का बाप दादा का जो काम था वो काम मतलब छोड़ने पड़ने के पड़ गया था। अब हमको जो मिले हैं रोजगार, ये हम जो बाप दादा जो चला रहे हैं वही रोजगार हम लोग अभी जो पकड़े हैं। अच्छा काम, डिजाइन सब बनाने के लिए, टेबल कुर्सी सब सीखने के लिए यहाँ पर हम लोग के दिए हैं और रोजी रोटी चल रहे हैं। एमटेक करने के बाद रसूखदार नौकरी के अवसर को ठुकराकर कई जोखिमों से भरे स्वरोजगार को अपनाना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। वहीं जिस प्रकार अतुल रोजगार प्रदायी क्षेत्र को अपनाने के साथ साथ झारखंडी कला संस्कृति को संवारने कर रहे हैं, वह भी कम काबिले तारीफ नहीं है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एनसीसी की PM रैली में हो रहे शामिल। सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को प्रधानमंत्री प्रदान करेंगे मेडल और छड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट गोष्ठी को किया संबोधित। हर क्षेत्र से आए सुझावों को आगामी बजट में शामिल करने का दिया परामर्श। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। पश्चिमी सिंहभूम में 2 माओवादी गिरफ्तार। गिरिडीह में 3 नक्सली धराए। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। सिहरन बढ़ी। अगले 3 से 4 दिनों तक ठंड से राहत नहीं। गर्भवती महिला और बच्चे का सही पोषण देखभाल हो। अनाज, दाल, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई और सरसों का साग दो। अगर हो मांसाहारी तो अंडा, मांस या मछली लो। दूध, मक्खन, खीर, पनीर और मेवा भी साथ हो। आंगनबाड़ी से मिलने वाला पोषाहार जच्चा बच्चा दोनों के पोषण का रखेगा हरदम ख्याल। दूसरा सूत्र, गर्भवती की कम से कम 4 ANC जांच हो। कैल्शियम व आयरन की गोली भी समय पर लो। तीसरा सूत्र, प्रसव के साथ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत समान। जन्म से 6 महीने तक बच्चे को कराएं सिर्फ स्तनपान। बच्चे के जन्म से 9 महीने तक विटामिन A की खुराक व सूची अनुसार टीकाकरण भी है जरूर। चौथा सूत्र, 6 महीने से कम बच्चे को यदि डायरिया हो तो भी स्तनपान बराबर कराते रहो। 6 महीने से ऊपर बच्चे को स्तनपान के साथ ORS का घोल पिलाओ। साथ ही साथ तरल पदार्थ भी देते रहें जब तक डायरिया ठीक न हो। स्वास्थ्य केंद्र के संपर्क में रहें। 5वां सूत्र, स्तनपान के साथ
मसला गाढ़ा ऊपरी भोजन 2 साल तक है जरूरी। जैसे कद्दू, लौकी, गाजर, पालक। गाढ़ी दाल, दलिया,